जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है सारे। अच्छा, 1 मिनट और वेट करते हैं फिर ना शुरू करते हैं। आवाज मेरी ठीक आ रही है? जरा बता देना एक दफा। आवाज ठीक आ रही है? ठीक आ रही है। ठीक है, 7-7 पे शुरू करते हैं। एक दफा कल वाला जो है वो रिकैप दे दूंगा जल्दी से, यानी 5-6 मिनट में रिकैप, और फिर अगला शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यानी जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। कल हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस की पढ़ी थी डेफिनेशन कि बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो एक आयनिक कंपाउंड से, तो ताकि वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनमें डीकम्पोज हो जाए। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डीकम्पोज हो जाए, और उस आयनिक कंपाउंड का मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में होना जरूरी है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। उसके अलावा आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, डेफिनेशन की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बैटरी जो होती है ये एनोड में से जो है इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेती है और कैथोड में भेज देती है। तो एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। एनोड को हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। एनोड को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और कैथोड को हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था, याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर में नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का लफ्ज यूज करता है, एनोड और कैथोड का लफ्ज कम यूज करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके फंक्शंस पढ़े थे कि बैटरी क्या करता है। बैटरी अभी मैंने बताया क्या करता है। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो होता है आपका एनोड। इलेक्ट्रोड जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है वो होता है आपका कैथोड। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली वो आयनिक कंपाउंड होता है जिसको हम डीकम्पोज करने के लिए लाए हैं। उस कंपाउंड को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो यहाँ पे आपको ये पानी नजर आ रहा है ना, ये जो एक लेवल नजर आ रही है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट है जिसको हमने बेसिकली डीकम्पोज करना है उसके एलिमेंट्स में। उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस काम कैसे करता है। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पढ़ा था कि जो एन आयन होता है, हमने एक निमोनिक याद किया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि एन आयन जो है वो एनोड के साथ लगता है और कैट आयन कैथोड। हमने पढ़ा था कैट आयन के शुरू में भी है, कैट कैथोड के शुरू में भी है, एन एनोड के शुरू में और एन आयन के शुरू में। जो एन आयन होता है वो होता है नेगेटिव, एनोड भी पढ़ा पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। कैट आयन जो होता है वो होता है पॉजिटिव, कैथोड जो होता है वो होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स। ठीक है, एन आयन एनोड पे और कैट आयन कैथोड पे। ठीक है, जाके अट्रैक्ट होता है। कैट आयन जो होता है उसके पास बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना लूज किया होता है, वो जाता है अपना कैथोड के पास। ठीक है, कैट आयन जो है Pb2+ वो जाता है आपका कैथोड के पास। कैथोड उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो ये Pb2+ से Pb0 हो जाता है। ठीक है, तो फिर अपना ये लेड आयन से लेड मेटल बन जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा उसके एलिमेंट में। ऑपोजिट होता है आपका एनोड पे। ठीक है, Cl नेगेटिव जाएगा, कोई भी एन आयन ले लें वो जाएगा एनोड पे, वहां पे जाके अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने गेन किया हुआ तो वो जाके लूज कर देगा, यानी एनोड को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो एनोड जो है फिर वो जो Cl आयन था वो क्लोरीन गैस बन जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल सर्किट में पहले पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से
नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एनोड जो है वो आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। उसके बाद एक और निमोनिक हमने पढ़ा था एन ऑक्स एंड रेड कैट, यानी कि एन ऑक्स का मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, रेड कैट मतलब कैथोड पे रिडक्शन होती है। एन ऑक्स यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन, रेड कैट यानी कैथोड पे रिडक्शन, ठीक है। आगे हमने पढ़ा था, अच्छा समझ आ रही है अभी तक कि नहीं आ रही? ये कल वाला रिवाइज करवा रहा हूँ, समझ आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिफरेंस बिटवीन हाउ एलिमेंट्स एंड हाउ कंपाउंड्स यानी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पहले हमने पढ़ा था मेथड ऑफ कंडक्शन। एलिमेंट यानी कि आयरन, कॉपर, कोई भी एलिमेंट ले ले, एल्यूमिनियम ले लें, ठीक है, वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन कंपाउंड्स में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री मूविंग आयंस होते हैं। जब आपसे पूछते हैं कि व्हाई एन आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें फ्री मूविंग आयंस होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे तो वो आपका नंबर नहीं मिलता आपको, क्योंकि आयन फ्री मूविंग होता है। दूसरा फर्क है इफेक्ट ऑफ कंडक्शन। जब आप किसी आयरन में से बिजली गुजारते हो या कॉपर में से गुजारते हो, उससे केमिकली कोई चेंज नहीं पड़ता, वो केमिकली अनचेंज रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें से गुजारते हो, एक मिनट, अगर आप इसमें से गुजारते हो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट में से, तो अभी हमने पढ़ा कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में डीकम्पोज हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर लेड ब्रोमाइड है तो वो लेड मेटल और ब्रोमीन लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये बाइनरी कंपाउंड और हेलाइट कंपाउंड की पढ़ी थी डेफिनेशन कल। मैंने आपको बताया था याद नहीं करनी होती। बाइनरी कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, कोई भी एलिमेंट जिसमें सिर्फ कोई भी कंपाउंड जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हो। हेलाइट कंपाउंड जो होता है वो भी एक बाइनरी कंपाउंड ही होता है, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन ये होती है कि उसका एक पार्ट हेलोजन होगा, दूसरा पार्ट पॉजिटिव आयन होगा। हेलोजन यानी कि ग्रुप 7 एलिमेंट्स, ग्रुप 7 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये चारों पांचों एलिमेंट्स के नीचे भी होते हैं, ये सारे आ जाते हैं आपके ग्रुप 7 में। एक पार्ट इसका ये होगा, दूसरा पार्ट होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव में मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव आयन हो सकता है, तो उससे हम कहते हैं हेलाइट कंपाउंड। ये याद नहीं करना, ये आपके सिलेबस में सिर्फ यूज हुई है टर्म्स, तो मैंने कहा बता दूं ताकि वो परेशान ना हो जाए देख के कि ये बाइनरी कंपाउंड क्या होता है और हेलाइट कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ग्रेफाइट का जो वन ऑफ द यूज होता है वो होता है आपका, ग्रेफाइट का यूज होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने में, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स बनाने में। लेकिन क्यों उसका यूज होता है, ठीक है, यूज इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट इज अ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था नोबल गैसेस जो होती हैं वो इनर्ट गैसेस होती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती। तो ग्रेफाइट को हम इसलिए यूज करते हैं ताकि वो ना ही इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करे, ना ही इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट से रिएक्ट करे, ठीक है, ताकि वो बीच में गड़बड़ ना मचे, जो हम अपना काम करने आए ना वैसे ही काम हो। इसलिए हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हैं। फ्रोज जो है, मैं अभी ना पुराना रिवाइज करवा रहा था, अभी नया शुरू करते हैं, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, अरमगान पुराना रिवाइज करवा रहा था, नया भी शुरू करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हमने अभी बात की कि इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इस केस में, ये नीचे वाला जो केस है, इसमें मोल्टन NaCl इज द इलेक्ट्रोलाइट, ना इससे रिएक्ट करेंगे, ना जब NaCl अपना डिवाइड होके सोडियम आयन और ये क्लोरीन आयन बन जाएगा, इससे भी रिएक्ट नहीं करेंगे आपका ग्रेफाइट। इसके बजाय अगर हम लोग यूज करते कॉपर यूज करते, कॉपर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आयरन करते हैं, लेकिन वो मसला ये करते हैं कि वो रिएक्ट कर जाते हैं इनके साथ, जो बेसिकली हमें चीज चाहिए होती है वो हमें मिलती नहीं, बीच में ना थोड़ी सी हो जाती है गड़बड़, ये थोड़ा मसला हो जाता है अगर आप इनर्ट मटेरियल ना यूज करो। कार्बन भी ना करते कार्बन, ग्रेफाइट इज बेसिकली कार्बन, कार्बन का एलोट्रोप है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट इज कार्बन, ठीक है, और प्लेटिनम भी यूज कर सकते हैं। फिर हम आए थे मोल्टन कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड जो मोल्टन स्टेट में, मोल्टन यानी कि मेल्टेड, यस, यानी कि लिक्विड स्टेट में, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस। उसमें हमने पहली एग्जांपल की थी सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड में एक है पॉजिटिव आयन, एक है नेगेटिव आयन। पॉजिटिव जो है वो जाके कैथोड के साथ जुड़ता है
और जो नेगेटिव आयन है वो जाके एनोड के साथ, यानी एन आयन एनोड, एन एन एन, कैट आयन कैथोड, कैट एंड कैट, ठीक है। एन ऑक्स यानी कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन हमें पता होना चाहिए कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। रेड कैट यानी कि कैथोड पे रिडक्शन होगी, और हमें ये पता होना चाहिए कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। सेम केस था आपका ये लेड ब्रोमाइड के साथ, वही है, ब्रोमीन नेगेटिव है वो एनोड पे चली जाएगी, और लेड जो है वो पॉजिटिव है वो कैथोड पे चला जाएगा। वहां पे जो भी होगा ये मैंने कल सारा पढ़ा दिया था, ठीक है, एक दो बार रिवाइज हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट रूल से, और फिर आगे शुरू करते हैं। आज जो है हम कम ही पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा समझ के, ठीक है। पहला रूल ये है कि कैथोड पे सिर्फ मेटल्स या हाइड्रोजन फॉर्म होगा, बस। कैथोड पे सिर्फ मेटल या हाइड्रोजन फॉर्म होगा, इसके अलावा कुछ भी फॉर्म नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि सिर्फ मेटल्स जो हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जैसे कि कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+, K+, Na+, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए ये कैथोड पे जाता है। हाइड्रोजन क्यों बनता है? हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन एक इकलौता नॉन मेटल है जो अपना पॉजिटिव आयन बना सकता है, क्योंकि उसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता है और अपना पॉजिटिव आयन बना लेता है, ठीक है। इसलिए सिर्फ हाइड्रोजन और मेटल कैथोड पे जाते हैं और वहां पे फॉर्म होते हैं। ऑपोजिट ऑफ एनोड पे बनेगा नॉन मेटल, ठीक है। एनोड पे नॉन मेटल क्यों बनेगा, कोई बता सकता है? ऑपोजिट होगा जो मैंने अभी बताया। हेलो, एनोड पर जो है वो नॉन मेटल ही क्यों फॉर्म होएगा? व्हाई नॉट मेटल, व्हाई नॉट हाइड्रोजन? यार क्योंकि उन पे माइनस का चार्ज होता है। हाँ जी, पे जाते हैं बिल्कुल ठीक है। नॉन मेटल्स पे माइनस का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज यानी कि एन आयन अट्रैक्ट्स टू एनोड, एन एंड एन, ठीक है। आगे चलते हैं अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहले हम थोड़े रूल्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस सवाल, ठीक है। रूल्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस सवाल। सबसे पहले एक्वस यानी कि आयनिक कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये चीज एक एक्वस सॉल्यूशन है? ये पानी में डिसॉल्व्ड है, इसका बेसिकली ये मतलब होता है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। अब वाटर जो है वो किससे बना होता है? H2O। हम ये तो हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि H2O से वाटर बना होता है, ठीक है। H2O में जो दो आयंस होते हैं वो एक होता है H+ और एक होता है OH नेगेटिव, ठीक है। वाटर में होते हैं दो आयंस, H+ एंड OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली ये हो गया कि जब भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये तो हम बाद में देखेंगे कि एक्वस सॉल्यूशन है किस चीज का। वो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, वो किसी चीज और चीज का एक्वस सॉल्यूशन है, वो हम बाद में देखेंगे। पहली चीज हमें पहले से पता होगी कि उसमें H+ और OH तो है ही है, यानी एक्वस सॉल्यूशन है तो H+ आयन और OH नेगेटिव आयन ये दोनों तो मौजूद हैं ही हैं। अब हम वो चीज बाद में देखेंगे कि कौन सा एक्वस सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड है तो फिर सोडियम आयन भी होगा, क्लोरीन आयन भी होगा। लेकिन जब वर्ड एक्वस यूज हो जाए ना, उसका मतलब ये है कि उसके अंदर H+ और OH नेगेटिव आयन मौजूद है पहले से वाटर से, ठीक है। समझ आ गई यहां तक बात? कुछ सवाल है तो पूछ लो। समझ आ गई? थम्स अप भेज दो, चैट पे लिख दो। ठीक है, समझ आ गई है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, ठीक है। क्यों एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस मुश्किल है मोल्टन से? प्रॉब्लम है ना एक, तो क्यों आती है? मसला ये होता है कि मोल्टन में हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड है, इससे दो आयंस बनेंगे, एक बनेगा Na+, एक बनेगा Cl
नेगेटिव। अब यहाँ पे हैं ही दो आयंस, ठीक है, एक सोडियम आयन है, एक क्लोरीन आयन है। सोडियम चला जाएगा कैथोड पे, क्लोरीन चला जाएगा एनोड पे, ठीक है ही दो आयंस, तो किसी ने एक एक पे तो जाना ही जाना है ना, ठीक है। तो वहां जाके डिस्चार्ज होकर सोडियम और क्लोरीन बन गया, क्योंकि थे ही दो और इलेक्ट्रोड भी दो हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वो है एक्वस सोल्यूशन, उसमें मसला ये होता है कि दो और आयंस आ गए हैं। अब एक H प्लस भी आ गया और OH नेगेटिव भी आ गया, लेकिन जाना किसी एक ने है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये H प्लस ने जाना है या Na प्लस ने जाना है या ये क्लोरीन ने जाना है या हाइड्रोक्साइड आयन ने जाना है, किस आयन ने जाना है, ये कैसे पता चलेगा? ये है पहला हमारा प्रॉब्लम एक्वस सोल्यूशन में कि भाईजान एक कैटायन, मोर देन वन कैटायन एंड एन आयन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला डिस्चार्ज होने लगा? ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन भी लिखा हुआ है आगे, थोड़ा सा आंसर सोल्यूशन है। अच्छा, कैट आयन का तो सादा सा सोल्यूशन है, जो लेस रिएक्टिव होगा वो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जो चीज लेस रिएक्टिव होगी वो इजीली डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। कैट आयन का सादा सा रूल है। एन आयन में भी यही रूल यूज होता है, लेकिन एन आयन में आगे जाके आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, उससे एन आयन इजी हो जाएगा। अच्छा, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मैंने लिखी हुई है सामने। ये रिएक्टिविटी सीरीज तो आपको याद होनी पड़ेगी अगर आपने पेपर देने जाना है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज लाइक मल्टीपल चैप्टर्स में काम आती है, आपके मेटल्स के चैप्टर में काम आती है, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में काम आती है, काफी डिफरेंट चैप्टर्स में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में काफी, और वो सॉल्ट मेकिंग वगैरह में रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने आगे सामने रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है, ये बड़ी जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब रूल क्या है? रूल मैंने आपको अभी बताया, लेस रिएक्टिव, जो यानी कि जो इस ग्रुप में सबसे नीचे होगा, ये कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ये इजीली डिस्चार्ज होंगे। यानी अगर एक जगह पे H प्लस है, दूसरी जगह पे आपका कैल्शियम है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा वाला डिस्चार्ज होगा? मुझे कोई बता सकता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होगा। क्यों होगा हाइड्रोजन डिस्चार्ज? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, ठीक है। जो चीज रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगी, दो आपको चीजें दे दी, उनमें से एक चीज नीचे होगी, एक चीज ऊपर होगी, जो नीचे होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। सादा सा रूल है। और ये कैट आयन का रूल ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, कुछ भी हो जाए, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए सोल्यूशन, डाइल्यूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैट आयन का रूल यही रहेगा हमेशा, जो टेबल में नीचे है उसने डिस्चार्ज होना, ठीक है। लेकिन 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 अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है, आपको एग्जाम में ये सवाल आया जो मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन आयन है वो डिस्चार्ज हो गया इंस्टेड ऑफ सोडियम आयन इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों होया है? यानी कि हाइड्रोजन आयन डिस्चार्ज हो गया इंस्टेड ऑफ सोडियम आयन, वाई? तो बता सकते अगर आपको एग्जाम में सवाल आता है। एग्जाम में ऐसे आप ये वाला आंसर नहीं लिख सकते जनरल से कि रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, आपको एक रीजन देनी पड़ती है। कोई बता सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, या इसका ऑपोजिट है शायद, या इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज तो नहीं करते, मेरा ख्याल गेन करते हैं, ठीक है। लूज मुश्किल से करता है। हाँ जी, अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका सादा सी है, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ईज ऑफ डिस्चार्ज, यानी कितना इजीली वो डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इसका आंसर ये क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली गेन कर लेता है बजाय के बाकी, ठीक है। इसका आंसर ये है प्रॉपर। वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है उसने ही डिस्चार्ज होना है, लेकिन अगर वो आपसे सवाल पूछ लेता है कि यार एक जगह हाइड्रोजन आयन है, एक जगह सोडियम आयन है, तो इनमें से किसने डिस्चार्ज होना है, तो उसका जवाब जो होगा प्रॉपर वाला वो ये होगा कि हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करता है बजाय के बाकी सारों के। समझ आई? यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन? यहां तक समझ आ गई? याद आपने ये रखना है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे डिस्चार्ज उसने होना है, लेकिन अगर वो आपसे अलग से सवाल पूछ लेता है कि भाई हाइड्रोजन ही क्यों डिस्चार्ज होगा, या अगर आपको कॉपर और हाइड्रोजन दिया हो तो कॉपर क्यों डिस्चार्ज होगा, तो आपने ये बताना है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इजीली गेन कर लेता है बजाय के हाइड्रोजन के, ठीक है। तो इसे ईज ऑफ डिस्चार्ज भी कहते हैं। और ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे ईज ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है।
अब चलते हैं एग्जाम टिप की तरफ। टिप्स, ठीक है। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस आयनिक कंपाउंड, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस आयनिक कंपाउंड, ठीक है, एक्वस आयनिक कंपाउंड। एक्वस में कौन से दो आयन है जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं? मैंने अभी बताया था, H plus और OH माइनस। H प्लस और OH माइनस, ठीक है। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस आयनिक कंपाउंड हमेशा हमेशा हाइड्रोजन बनेगा, एक्सेप्ट कि वहां कॉपर और सिल्वर ना हो, ठीक है। हमेशा क्या बनेगा? हमेशा हाइड्रोजन बनेगा एक्सेप्ट कि वहां कॉपर और सिल्वर ना हो, ठीक है। जो आपका पेपर है उसमें सिल्वर बहुत कम आता है, कॉपर कभी कभी आ जाता है। तो आपने बेसिकली ये याद रखना है कि हमेशा हाइड्रोजन बनेगा, जो मर्जी केस हो, जब तक कि वहां पे सिनेरियो में कॉपर या फिर आपका सिल्वर मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर वो दोनों आ गए हैं सिनेरियो में तो फिर आपका हाइड्रोजन नहीं बनेगा, जो भी उन दोनों में से वो बनेगा, ठीक है। समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। हाइड्रोजन प्लस है, एक मिनट रुको यार, ये तो सामने तुम लोग की रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, इसको जरा साइड पे चले जाते हैं। H प्लस है और जिंक 2 प्लस है, ठीक है। कौन सा डिस्चार्ज होगा? H plus। H प्लस डिस्चार्ज होगा। क्यों डिस्चार्ज होगा? आपने सही वाला आंसर देना है, फिर वो नहीं देना, जनरल आंसर नहीं देना। इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लेता है, ठीक है। आपका H प्लस है और आपका सोडियम नहीं, और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3 प्लस। कौन सा डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगेन। और अगर आपका H प्लस है और Ag प्लस है तो आप कौन सा डिस्चार्ज होगा? सिल्वर। सिल्वर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। अच्छा, एग्जाम टिप हो गई। हमेशा हाइड्रोजन बनेगा, हमेशा, जब तक कॉपर और सिल्वर सिनेरियो में नहीं है। अच्छा, कैट आयन हो गई। अच्छा, सवाल किसी का यहां तक तो यार पूछ लो एक दफा, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। हेलो, क्लियर है तो तब भी बता दो, कोई क्वेश्चन है तब भी पूछ लो। सबको क्लियर है? एक मिनट, मुझे जरा पार्टिसिपेंट्स देखने दें। ठीक है, अच्छा आज ज्यादा बनते हैं, गुड, ठीक है। आगे चलते हैं। कैट आयन सिलेक्टिव डिस्चार्ज पता चल गया हमें कि दो कैट आयन है, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वाला होगा? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज से। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ, सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ एन आयंस। एन आयंस यानी कि नेगेटिव, ठीक है। इसमें आपको कोई सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक सीरीज बुक्स में दी होती है जिसमें सल्फेट टॉप पे होता है, हाइड्रोक्साइड नीचे होता है, वो याद भी करते हैं बच्चे, लेकिन वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सादा सा एक रूल है, सादा सा एक रूल है कि जब भी डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, जब ही डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, एक मिनट, हाँ, जब भी डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, हमेशा हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा वो डिस्चार्ज होगा, हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी एनोड पे, ठीक है। कोई सीरीज आपको याद नहीं करनी। एन आयन की डिस्चार्ज आपने इस तरह याद करनी कि जब ही डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, जब ही, हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन ही डिस्चार्ज होगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी एनोड पर, ठीक है। क्लियर? समझ आ गई? थम्स अप, थम्स अप। ऑक्सीजन गैस कैसे बनेगी? ऑक्सीजन गैस कैसे बनेगी? ये देखो ना, 4OH नेगेटिव होता है, ठीक है। ये जाता है आपका उधर, किधर जाता है? एनोड पर जाता है, ठीक है। उधर जाके इसका जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली ये होता है कि वो 2H2O बनाता है, ठीक है। उसके बाद वो बनाता है, ओहो, 2H2O बनाता है, साथ O2 बनाता है और साथ
4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। H2O जो होते हैं वहीं पे वो दोबारा वाटर होता है नीचे, वहीं पे डिसॉल्व कर जाता है वाटर, और जो चीज बाहर निकलती है यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से बाहर निकलती है वो होती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। समझ आ गई? ये बेसिकली रिएक्शन है और ये आपको याद भी करना पड़ता है। 4OH नेगेटिव जब एनोड पर जाता है तो वो वहां पर जाकर जो रिएक्शन टेक प्लेस करता है उसमें एक ये 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं, वाटर जो होते हैं वहीं पर दोबारा डिसॉल्व कर जाता है और ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन एक इनसॉल्युबल गैस है, वो बाहर निकलती है। तो बेसिकली प्रोडक्ट फाइनल क्या बना, नेट प्रोडक्ट क्या बना, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन बनती है एनोड पर हमेशा जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? थम्स अप भेज दो यार सारे अगर सबको क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर है। आगे चलते हैं। अब मैंने बताया कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तब, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड हो तब क्या करना है, ठीक है। तब व्हाट, अब क्या करें? अच्छा, ये बन गई जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा अब क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले ये बात बताई थी, कल बताई थी कि आपका जो सिलेबस है उसमें सिर्फ 2 वो होंगे, यानी कि एक ऐसा वो आपको कंपाउंड देंगे जिसके अंदर सिर्फ 2 वो बनेंगे, आयंस बनेंगे, 2 आयंस बनेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको कभी भी ये इस तरह के देगा NaCl, तो इससे क्या बन गया, सोडियम प्लस Cl नेगेटिव। वो आपको देगा कॉपर सल्फेट, ठीक है, इससे क्या बन गया Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव। हमेशा क्या बनेंगे, 2 आयंस। वो कभी भी वो वाला कंपाउंड नहीं देगा जिससे 3 आयंस बनेंगे, ठीक है। सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो अब इसका फायदा क्या, बताने का फायदा मैं बता देता हूँ। फायदा ये है कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में एक पक्का आयन कौन सा होता है, एन आयन। एक पक्का एन आयन कौन सा होता है एक्वस सॉल्यूशन में, जो होता ही होता है, एक नेगेटिव आयन जो होता ही होता है। Chat reply. What if the examiner asks about the products? Will we mention H2? नहीं, H2O हम मेंशन नहीं करते। हम बताते हैं कि ऑक्सीजन बनी है, ठीक है। सवाल आता है कि एनोड पर क्या बनेगा, कैथोड पर क्या बनेगा, तो आप लिखते हो ऑक्सीजन बनेगा, वाटर नहीं लिखते, ठीक है। क्लियर? तो मुझे यार ये जल्दी बताओ कि एक एन आयन, एक नेगेटिव आयन जो पक्का एक्वा सॉल्यूशन में होता है वो कौन सा है? हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरा कंपाउंड होगा वो कोई भी हो सकता है, वो NaCl हो सकता है, वो कॉपर सल्फेट हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से जो आयन निकलेगा वो एक ही होगा, यानी हमारे पास टोटल में पूरे सिनेरियो में हमारे पास टोटल में 2 एन आयन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। पूरे सिनेरियो में 2 एन आयंस होंगे। अब जब हमें पता है कि हाइड्रोक्साइड ने नहीं निकलना तो उस बचा दूसरा, जब हाइड्रोक्साइड नहीं निकलेगा तो निकलेगा दूसरा वाला, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ और आगे। मैंने आपको ये बात क्लियर हो गई जी अरमगान? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म होता। हाँ वो मैं बताने लगा हूँ ना, लेकिन मैं आपको अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन नहीं निकलेगा तो बचा दूसरा वाला, तो दूसरा निकलेगा। ये बात समझ आ गई? लेकिन हाइड्रोक्साइड कब नहीं निकलेगा वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमेशा हाइड्रोक्साइड बनेगा चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो, अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो तो इस कॉन्सेंट्रेटेड होने का कैट आयन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैट आयन का रूल सेम रहता है जो मैंने आपको पहले बताया था, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है वो डिस्चार्ज होगा, जो ऊपर है वो नहीं होगा। ये रूल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो। क्लियर? ठीक है। अब अगर वो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता है
तो फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयन नहीं निकलेगा और उसके अलावा जो दूसरा आयन है वहां पे सिनेरियो में वही निकलेगा, ठीक है। तीसरा तो होगा ही नहीं आयन, तीसरा आयन सिनेरियो में होगा ही नहीं, टोटल में 2 होंगे, ठीक है। डाइल्यूट में OH नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड में जो OH के अलावा है, एक्सेप्ट OH, अदर देन OH, बल्कि अदर देन OH, ऑलवेज। ये मेरी बात क्लियर हो गई है? डाइल्यूट में हमेशा OH निकलेगा, ऑक्सीजन बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड में हमेशा OH के अलावा जो भी आयन है वो निकलेगा। होंगे ही 2 टोटल सिनेरियो में, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। बात समझ आ गई मेरी? कोई सवाल इस पे? ठीक है, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल, सवाल पूछो यार कोई। क्लियर है? थम्स अप भेज दोगे, सबको क्लियर है? ठीक है, कोई सवाल नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? अब सवाल करना शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करें। क्वेश्चंस में जो है ना यार, 2-3 बच्चे माइक खोल लो, क्वेश्चंस आप लोग के साथ मिलके करने, ठीक है? अकेला तो मैंने नहीं करने, ठीक है? किस किसने खोला माइक, जरा मुझे नाम बताते जो अपना अपना। अरमगान। और कोई बच्चा वॉलंटियर करेगा? यूसुफ। और कोई? 3-4 बच्चे खोल लें माइक, जिनसे पूछूंगा ना उन्होंने बताना है। यूसुफ और अरमगान के अलावा कोई वॉलंटियर करेगा? जी अहमद अब्दुल्ला, आप भी करना चाहेंगे वॉलंटियर? अच्छा ठीक है, अभी 1 मिनट माइक बंद कर लो, मैं एक इलेक्ट्रोलिसिस खुद करके दिखा देता हूँ, उसके बाद 3 और हैं, वो सारे हम मिलके करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? एक मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ और उसके बाद बाकी 3 जो है हम मिलके करेंगे, ठीक है? रूल नंबर 1 है, आपके पास डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड है। टाइम थोड़ा सा कम रह गया तो हम इसको थोड़ा जल्दी में खत्म करते हैं। जल्दी नहीं, तसल्ली से करेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? माइक नहीं वर्क कर रहा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड, ठीक है? सबसे पहला रूल नंबर 1 ये है कि आपने जो है वो, 1 मिनट रुकना यार, एक मैसेज आया मुझे, मैं रिप्लाई करना। एक मिनट देना मुझे। चलो 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 चलो, अच्छा तो नजर आ रही सबको स्क्रीन? सबसे पहले आपने आयन जो है वो अलग अलग कर लेने हैं, ठीक है? सोडियम NaCl है और H2O है, वाटर है, ठीक है? NaCl के आपने दोनों अलग अलग करके लिख लिए, Na+Cl नेगेटिव, H2O के अलग अलग कर लिए, H+OH नेगेटिव, ठीक है? सबसे पहले तो ये दोनों अलग अलग करके लिख लेने हैं, ठीक है? 1 मिनट यार, रिकॉर्डिंग क्यों रुक गई है? हाँ चलो, NaCl का Na+Cl नेगेटिव, H2O का H+OH नेगेटिव। पहला स्टेप हमारा ये है, हमने इनको अलग अलग करके इनके कैटायंस और एनायंस में लिख देना है। रूल नंबर 2, ठीक है? सबसे पहले हमने आना है एनोड पर,
आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एट द एनोड। एनोड का क्या रूल बताया भाई? डाइल्यूट सोल्यूशन है। क्या रूल है? सादा सा रूल है, जल्दी मुझे बताओ जरा। अभी बताया हाइड्रोक्साइड बनेगा, जो मर्जी हो जाए हाइड्रोक्साइड बनेगा। डाइल्यूट है, हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, एज मेंशन्ड अबव हाइड्रोक्साइड आयन इज ऑलवेज डिस्चार्ज इन डाइल्यूट सॉल्यूशन टू फॉर्म ऑक्सीजन। ठीक है, हाफ आयनिक इक्वेशन। इसकी ये जो हाफ आयनिक इक्वेशन है ना, ये 2 नंबर की पेपर में आती है, बहुत कॉमन है। इसको याद करना, रट्टा मारना जरूरी है। 4OH नेगेटिव, ठीक है, फॉर्म करते हैं 2H2O यानी 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। ठीक है, ये याद करना जरूरी है, इसकी हाफ आयन इक्वेशन। आगे आ जाओ, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एट द कैथोड। अच्छा, हमारे पास कंपाउंड क्या? सोडियम क्लोराइड। तो इसमें बताओ कि कौन सा बनेगा। मैंने आपको एक ऊपर टिप बताई थी। हाइड्रोजन बनेगा ऑलवेज, जब तक कि वहां सिनेरियो में सिल्वर या कॉपर ना हो, हमेशा। हाइड्रोजन की हाफ आयन इक्वेशन 2, सबसे पहले आप लिखोगे, ये तो मैंने बैलेंस करके लिखी हुई, लेकिन बनानी कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले H+, ठीक है, ये फॉर्म, इसमें इसने एक इलेक्ट्रॉन करना है गेन। ठीक है, इसने करना है एक इलेक्ट्रॉन गेन, बिकॉज हमेशा कैथोड पे रिडक्शन होती है। ठीक है, फॉर्म करेगा H2। इसने फॉर्म किया H2, तो पीछे भी होने चाहिए 2H, तो यहाँ पे आपने 2 लगा दिया। अब एक हाइड्रोजन ने एक ये तो एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट है, एसिड तो बनता ही नहीं वाटर में डिसॉल्व हुए बगैर। ठीक है, हमारे पास आयन आ गए H+, SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव। पॉजिटिव आयन कितने हैं इनमें से? अरमगान, हाइड्रोजन, एक ही पॉजिटिव आयन है, तो निकलेगा कौन सा? जाहिर सी बात है, कौन सा निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। इसकी मुझे हाफ आयन इक्वेशन जरा मेरी बनाने में मदद करो। क्या लिखूं? 2H2+, शुरू से शुरू करो। सबसे पहले क्या आएगा? H+, क्या किया इसने? इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया इसने, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया? H2 बन गया। बैलेंस करो, H2 है, पीछे कितने H हो जाएंगे? 2 आ जाएंगे। एक हाइड्रोजन एक गेन किया, 2 कितने गेन करेंगे? 2 गेन करेंगे। हाफ आयन इक्वेशन बन गई H+ की। अब आ जाओ इधर नीचे, कौन सा सोल्यूशन है? डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है? डाइल्यूट। आंख बंद करके कौन सा वाला डिस्चार्ज होगा? आंख बंद करके बताओ। वो हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा। हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा, क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या होगा? 4 नहीं, और प्रोडक्ट क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा, ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन गैस लिखनी है, मैं तुम्हें ये बता दूं। जब वो आपसे पूछेगा, या तो तुमने O2 लिखना है या तुमने ऑक्सीजन गैस लिखना है। ना तो वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है, वैसे कर लेगा, लेकिन परफेक्शन नहीं आएगी आंसर में। इतनी लीनियंसी तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इसकी जरा मुझे हाफ आयन इक्वेशन बना के दिखाओ। सबसे पहले क्या डालूं? OH-, फिर ये करेगा एक लूज। हाँ, एक लूज करेगा, लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका? ऑक्सीजन, O2 बनता है, साथ क्या बनता है? H2O बनता है। ठीक है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि H2 H3 आ गए हैं, इधर पीछे O1 है। अब इसको बैलेंस करना जो है ना, वो एक लंबी खाप है, यानी मैं कर तो दूंगा, लेकिन वो लाइक बैलेंसिंग इक्वेशन के चैप्टर में चला जाएगा। तो इसका एक बेसिकली सादा सा रट्टा है। ठीक है, 4OH नेगेटिव, यहाँ पर 2H2O। इसको जरा सही करके लिख लेते हैं, मैं भी समझाता भी हूँ कैसे बैलेंस हुई है। 4OH नेगेटिव बनता है 2H2O प्लस O2 प्लस 4E नेगेटिव। ऑक्सीजन कितने हो गए? जल्दी बताओ, पीछे के यहाँ कितने हो गए ऑक्सीजन? 2। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 4। 4 हो गए। पीछे कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, आगे 4OH थे, 4OH ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए बेसिकली। एक OH आयन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 4 कितने करेंगे?
4 करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइड्रोजन कितने जल्दी 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 4 पीछे कितने हैं 4 बैलेंस हो गई जी। चलो अच्छा ये तो हो गया बड़ा आसानी। सब आ जाओ कॉन्सेंट्रेटेड पे। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। यार कोई और भी माइक खोले मजा नहीं आ रहा है। और भी कोई माइक खोले इब्राहिम इस्माइल फैसल या फिर अफरोज आप में से कोई यार एक बंदा माइक खोले। मोहम्मद अफरोज इब्राहिम इस्माइल अब्दुल रहीम कोई भी अगर माइक खोल ले तो गुड हो जाएगा। अफरोज माइक ऑन कर लें भाई प्लीज प्लीज प्लीज। चलो मैं 5 तक गिनता हूँ जल्दी माइक ऑन कर लो वरना फिर शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 एंड 0। चलो अच्छा सोडियम क्लोराइड है और कॉन्सेंट्रेटेड। जल्दी से मुझे बताओ कि आयंस कौन कौन से हैं इनमें। 4 होते हैं यूजुअली। सोडियम और H+। अच्छा और 2 तो पक्के होते हैं ना एक्वस में 2 तो पक्के होते हैं ये तो मैंने बात पहले बता दी। और कौन सा है हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन नेगेटिव। अच्छा पहले हम करते हैं नेगेटिव आयन के साथ डील। भाईजान पहला रूल क्या था डाइल्यूट में कौन सा हमेशा निकलेगा डाइल्यूट में ये हाइड्रोक्साइड। जब कॉन्सेंट्रेटेड है तो कौन सा निकलेगा जो हाइड्रोक्साइड के। आवाज लैग हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तब कौन सा निकलेगा। डाइल्यूट में तो हाइड्रोक्साइड निकलेगा क्लोरीन यानी कि जो हाइड्रोक्साइड के अलावा जौन सा भी आयन उधर है वो ही निकलेगा। समझ आ गई बात की। ये बात समझ आ गई यानी डाइल्यूट में हमेशा हाइड्रोक्साइड कम हो जाएगा। हाँ जी क्योंकि हाइड्रोक्साइड कम हो जाएगा सॉल्यूशन। हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना बेसिकली क्लोरीन इतने ज्यादा हो जाते हैं कि बस वो हाइड्रोक्साइड को जगह ही नहीं मिलती कि वो जाके एनोड के साथ यानी कि अट्रैक्ट कर सके। जब कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना क्लोरीन का सॉल्यूशन। जब दोनों की से मेरा क्वेश्चन है हाँ सर कि जब दोनों की जो क्वांटिटीज है वो इक्वल हो जाती है क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड की तो फिर कौन जाता है। क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड की जाहिर सी बात है। आप बताओ कौन सा जाएगा। हाइड्रोक्साइड जाएगा नीचे उसमें। लेकिन ये इक्वल हो नहीं सकती ना हमारे सिलेबस में है ही नहीं। एक डाइल्यूट है कॉन्सेंट्रेटेड है बात ही खत्म। सर नहीं जब सारे जाते जाएंगे क्लोरीन एक वक्त आएगा कि सारे चले जाएंगे और वो इक्वल हो जाएंगे। हाँ वक्त तो आएगा सही कह रहे हो। वैसे तो इसका सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हाँ ओवर द टाइम जब Cl कम होने लग जाएंगे वो डिस्चार्ज होने लग जाए तो एक वक्त आएगा कि OH जो है वो अब रह ही पानी जाएगा। क्लोरीन भी निकल गई सोडियम भी निकल गया आहिस्ता आहिस्ता पानी रह जाएगा तो फिर पानी डिस्चार्ज होने लग जाएगा पानी ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। समझ आई बात की। जी ठीक है सर। क्लोरीन भी निकल रही है और हाइड्रोजन भी निकल रही है बच रहा OH बच रहा है और सोडियम बच रहा है। जो बचेगा बाद में वो डिस्चार्ज होने लग जाएगा। ठीक है अच्छा हमने ये डिसाइड कर लिया कि क्लोरीन निकलेगी। ठीक है अब इसको आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा है क्लोरीन इज डिस्चार्ज एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड। सॉरी क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड because the solution is concentrated. As discussed, when the solution is concentrated, instead of OH negative, the other ion will be discharged. ठीक है जब भी concentrated होगा OH के अलावा जौन सा भी दूसरा आयन होगा वही डिस्चार्ज होगा। ठीक है इसकी हम बनाते हैं हाफ आयन इक्वेशन। 1 मिनट बनाओ यार मेरे साथ कोई पहले का डालूं। हाँ यूसुफ बना ये क्लोरीन की बनानी है। क्लोरीन जो है क्लोरीन गैस बन गया। सर Cl आएगा पहले Cl माइनस इसके बाद एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों। हाँ वो बन जाएगा Cl2 बन गया। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसके अंदर आप दो ये Cl2 तो यहाँ पे साइड पे भी Cl2 लगा दें Cl- जहाँ आपने लिखा ठीक है लगा दिया।
अब और राइट साइड पे आप प्लस कर दें 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, रूल ये है, टिप ये है कि जब भी कैट आयन होगा, यानी पॉजिटिव होगा, तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एरो से पहले आएगा। ठीक है, ठीक है। जब भी कैट आयन होगा, क्योंकि उसमें करना है गेन, हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आएगा एरो से पहले, और जब भी एन आयन होगा, Cl नेगेटिव होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो एरो के बाद आएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? क्योंकि इसने लूज करना है, इसने गेन करना है। कैट आयन में हमेशा इलेक्ट्रॉन एरो से पहले होगा, एन आयन में हमेशा इलेक्ट्रॉन एरो के बाद होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट एट द कैथोड। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से हैं कैट आयन, कौन कौन से हैं? सोडियम और हाइड्रोजन। सोडियम प्लस हाइड्रोजन। रूल क्या बताया था? रूल पहले बताओ मुझे। हमेशा हाइड्रोजन जाएगा, लेकिन एक केस में नहीं जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। जब सिल्वर हो, कॉपर या सिल्वर होगा, जब कॉपर या सिल्वर हो, बिल्कुल, जब कॉपर या सिल्वर हो तब नहीं जाएगा, वरना हमेशा हाइड्रोजन ही जाएगा। ठीक है, डिसाइड हो गया, हाइड्रोजन जाएगा। हाफ आयन इक्वेशन अभी अपने ऊपर बनाई है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, आप यहीं से देख लें। ठीक है, हाइड्रोजन आयन विल बी डिस्चार्ज एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड। सॉरी, मैंने उधर गैस नहीं लिखा। सिंस नाइदर कॉपर नॉर सिल्वर इज प्रेजेंट, ना कॉपर है ना सिल्वर है, तो हाइड्रोजन ने ही जाना है। ठीक है, ये बात तो डन हो गई। ठीक है, ठीक है, क्लियर, सेट हो गया काम। अब लास्ट एग्जांपल है। अच्छा, ये भी वही है, जब H प्लस और Cl निकल जाएगा तो Na और OH बच जाएगा। एंड पे जो है Na और OH की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और वो सोल्यूशन एल्कलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल सी बात है, ये नोट से आप याद कर लेना, ये कुछ समझने वाली ऐसी बात नहीं है। ठीक है, डाइल्यूट कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, ये आखिरी हमारा। ठीक है, हाँ अहमद, लिखो चैट में या बोल लो। सर ये जो आयंस होते हैं ये हमेशा एक्वस होते हैं। आयंस एक्वस होते हैं, यस, आयंस हमेशा एक्वस नहीं होते, हमेशा एक्वस नहीं होते। ये देखो, कब एक्वस नहीं होते? हाँ जी, कब एक्वस होते हैं, कब मैं एक्वस बताता नहीं हूँ। जब होते? मोल्टन होते हैं, मोल्टन का क्या मतलब होता है? मेल्टेड, मेल्टेड का क्या मतलब? सॉरी, मेल्टेड फॉर्म। मेल्टेड फॉर्म, मेल्टेड कौन सी स्टेट होती है? लिक्विड। लिक्विड, साथ आ गया लिक्विड। जब इसके आयंस बनाओगे क्या बनेंगे? Na प्लस, साथ Cl नेगेटिव बन गए, माइनस। तो ये इनके साथ आएगा लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड में से बने हैं। ठीक है, लेकिन 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 अगर ये वाटर में डिजोल्व है, इट इज डिजोल्व इन वाटर, तो NaCl एक्वस। जब इसके आप वो बनाओगे आयंस, तो Na पॉजिटिव और एक्वस प्लस Cl नेगेटिव और एक्वस। ठीक है, सर तो जब हमें ये हाफ इक्वेशन बनानी पड़ेगी तब हम लिखेंगे इसके नहीं स्टेट नहीं नहीं सिंबल्स। नहीं नहीं नहीं, जब तक मतलब मैंने जब तक किए थे पास्ट पेपर उनमें, उसमें वो नहीं लिखता था कि स्टेट सिंबल आपने साथ लिखने हैं। लेकिन अगर वो कह देता है तो जाहिर सी बात है लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ कहता है हाफ आयनिक इक्वेशन, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। आपने ये नहीं लिखने, बल्कि किसी भी जगह पे आपने स्टेट सिंबल नहीं लिखना जब तक कि वो आपको क्वेश्चन में स्टेट ना कर दे कि स्टेट सिंबल लिखेंगे। ठीक है, नहीं लिखोगे कोई मार्क नहीं जाएगा, गलत लिखोगे मार्क्स आएंगे। अच्छा, CuSO4 जल्दी से बताओ यार, कौन कौन सा डाइल्यूट है और कॉपर सल्फेट है? कॉपर SO4 2 कॉपर पे चार्ज क्या है? 2 प्लस। 2 प्लस। और कौन सा? हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन। पहले जरा पॉजिटिव वाले कर लो, कॉपर के बाद पॉजिटिव कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, नेगेटिव में आओ। SO4 2 माइनस। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। पहले हम करते हैं डील इसको। डाइल्यूट है, कौन सा डिस्चार्ज होगा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ऑलवेज। ठीक है, हाइड्रोक्साइड विल बी डिस्चार्ज। ये मैं लिख रहा हूँ हाफ आयनिक इक्वेशन, बल्कि नीचे लिखी हुई है। हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये नोट पे?
O2। प्रोडक्ट एनोड में बनेगा O2 ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब बचा H+ और कॉपर। अब बताओ यहाँ कौन सा डिस्चार्ज होगा? कॉपर, बिकॉज अब सिचुएशन में कॉपर आ गया। जब तक कॉपर नहीं था हमेशा हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, कॉपर की हाफ आयन इक्वेशन भी नीचे लिखी हुई है। कॉपर मेटल बन जाएगा, ठीक है, कैथोड पर। ठीक है, हाफ आयन इक्वेशन ये लिखी है। हमेशा जब भी कैट आयन होगा तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये एरो से पहले आता है, और जब एन आयन होता है तो इलेक्ट्रॉन एरो के बाद आता है। ठीक है, क्लियर? लास्ट बात है पूरी उसकी, ये बस समझ लो एक दफा। आखिरी बात है, ऑब्जर्वेशंस। आपसे वो अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में कि आप एनोड पे क्या ऑब्जर्व करोगे, आप कैथोड पे क्या ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, अब ये मैं आपको कॉपर सल्फेट का स्पेसिफिकली करा रहा हूँ, लेकिन बाकी सारे भी इसी तरह होने हैं। ठीक है, जब भी आपका कॉपर सल्फेट होगा तो कैथोड पे क्या बनेगा? कैथोड पे क्या बन रहा है हमने पीछे डिस्कस किया? कॉपर बन रहा है। कॉपर का जो कलर होता है ना, जो फ्रेशली फॉर्म कॉपर होता है, उसका कलर होता है पिंक सॉलिड। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वेशन में लिखोगे कि पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है, समझ आ गई? एनोड पे क्या बन रहा था? O2 ऑक्सीजन गैस। आप लिखोगे बबल्स फॉर्म्ड एट द एनोड। आपने ये नहीं बताना कि ऑक्सीजन बनेगी गैस, बता भी दोगे तो गुड है, लेकिन आपने बताना कि बबल्स आएंगे ऑक्सीजन। ये आप बेसिकली प्रैक्टिकल कर रहे हो और आप उसको देख रहे हो। वो आपसे पूछ रहा है कि आंखों देखा हाल बताओ अपना, क्या आप देख क्या रहे हो, तो आपने बताना कि बबल्स बने थे एनोड पर। ठीक है, ऐसे तो निसारों के याद करने पड़ेंगे। नहीं निसारों के याद नहीं करने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ कॉपर के मैंने आपको स्पेसिफिकली इसलिए लिखवाए क्योंकि सिर्फ कॉपर के याद करने हैं, बाकियों के याद नहीं करने। रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि मोस्टली आपका जो है एनोड पर बनती है क्लोरीन गैस, या बनती है आपकी ऑक्सीजन गैस, या बनती है, हाँ ये दोनों गैस बनती हैं मोस्टली। ठीक है, तो आप लिखोगे बबल्स फॉर्म्ड एनोड पे, सादा लिखोगे बबल्स फॉर्म्ड। क्लोरीन ग्रीन होती तो आप कहोगे ग्रीन बबल फॉर्म्ड। ठीक है, और आपका जो कैथोड होता है उधर हमेशा, मतलब सवाए कॉपर के हमेशा ही हाइड्रोजन बनती है। सिल्वर तो है ही नहीं, मैंने आपको अभी बताया सिल्वर का सवाल नहीं आता, हमेशा हाइड्रोजन बनती है। तो आप सिर्फ लिखोगे बबल्स फॉर्म एट द कैथोड, और तो कुछ है ही नहीं सवाए कॉपर के। समझ आ गई बात की? बस कॉपर का याद करना है। फिर भी अगर कोई सवाल आ जाता है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, सोडियम डिस्चार्ज हुआ कैथोड पे, आप कहोगे एक मेटल डिपॉजिट हुआ है या एक सॉलिड डिपॉजिट हुआ है कैथोड पर, ये आपने ऑब्जर्व किया। कलर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये कॉपर सल्फेट का स्पेसिफिकली याद करना जरूरी है। ठीक है, तो कैथोड पे बना आपका कॉपर, तो उससे हम लिखेंगे कि पिंक सॉलिड डिपॉजिटेड एट द कैथोड। एनोड पे बनी आपकी ऑक्सीजन, तो आप कहोगे कि बबल्स फॉर्म्ड एट द एनोड। तीसरी चीज ये होती है कि अब उसमें से कॉपर आयन जो है ना, कॉपर बेसिकली ब्लू रंग देता है किसी भी चीज को। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कलर होता है ब्लू। कॉपर सल्फेट इज ब्लू। ठीक है, व्हाई इट इज ब्लू बिकॉज ऑफ कॉपर। हाँ जी अब्दुल रहीम। इट इज ब्लू बिकॉज ऑफ कॉपर। जब कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा कैथोड पर, तो कॉपर तो निकल गया यहां से। ठीक है, कॉपर तो यहां से निकल गया, तो इसका जो ब्लू कलर है वो हो जाएगा सॉल्यूशन ब्लू कलर ग्रेजुअली फेड्स ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ कॉपर आयंस। ये बात समझ आई है? ये आपने ऑब्जर्वेशंस में लिखना है, आपसे ऑब्जर्वेशंस पूछ लेता कभी कभी कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व। कैथोड पिंक सॉलिड, एनोड पे बबल्स। ठीक है, और ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन ग्रेजुअली फेड्स क्योंकि कॉपर आयन डिस्चार्ज हो गए हैं। ठीक है, कॉपर एक चीज को ब्लू रंग देते हैं। ठीक है, आपसे जब भी एनोड पे गैस बन रही होगी आप लिखना है बबल्स फॉर्म्ड। ठीक है, बबल्स फॉर्म्ड या एफरवेसेंस कहते हैं इसे, एफरवेसेंस। ठीक है, या बबल्स फॉर्म्ड एट द एनोड। कैथोड पे यूजुअली हमेशा हाइड्रोजन बनती है, तब भी आप लिखोगे बबल्स फॉर्म्ड एट द कैथोड। कॉपर सल्फेट के केस में पिंक सॉलिड डिपॉजिट होता है विच इज कॉपर। ठीक है, उसके अलावा भी अगर कोई मेटल आ जाता है जिसका आपको कलर नहीं पता, तो आपने लिखना सॉलिड डिपॉजिट एट द कैथोड। ठीक है, सॉलिड
डिपॉजिटेड एट द कैथोड। समझ आ गई बात की कि नहीं? सबको आ गई समझ? बस हो गया मेरा ख्याल आज के लिए। 1 मिनट रुकना, मुझे देखने तो कौन कौन प्रेजेंट है, लीव ना करना। पीपल 1 2 3 4 5 6। पीटर तो अभी आए हैं। पीटर मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भेज दूंगा, पुरानी क्लास की मैंने आपको भेजी थी, इसकी भी भेज दूंगा, ठीक है? तो ये आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? पुरानी की जो है मैंने ड्राइव लिंक बना ली, वो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें क्वालिटी जो है ज़रा बेहतरीन आती है। अच्छा मुझे ज़रा सारे बताओ कि समझ आई है सबको, और कोई सवाल है तो जल्दी पूछ लो। समझ आई है सबको? और मकान समझ आई है? सारा समझ आया? यूसुफ आ गया। यूसुफ समझ आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अफरोज, अहमद, अफरोज दोनों समझ आया सब कुछ, सारा कुछ? आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, तकरीबन पूरा चैप्टर यही है इलेक्ट्रोलिसिस का। ये मैंने आपको 2-4 चीजें बता दी ना, यही सारा कुछ है। अच्छा, अफरोज और अहमद दोनों को समझ आया ना? अच्छा, कल जो है ना हम करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग और हम करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है? मैंने ये डिसाइड किया कि इसके हम रखेंगे 4 लेक्चर्स, ठीक है? थर्सडे को भी एक लेक्चर रखेंगे, क्योंकि 3 लेक्चर में जो है ना ये चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो ओ लेवल का तो सीन ही है ना कि पास्ट पेपर नहीं किया तो समझो कुछ भी नहीं किया आपने। पास्ट पेपर करोगे तो समझ आनी है टॉपिक की, उसके बगैर टॉपिक की समझ नहीं आनी। तो ठीक है, ये बात क्लियर है? थर्सडे को हम एक लेक्चर रखेंगे जिसमें हम सिर्फ पास्ट पेपर के सवाल करेंगे, ठीक है? कल हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग और आपका प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। और थर्सडे को हम करेंगे इसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और थ्योरी, और प्रैक्टिकल में भी 1-2 दफा इसका सवाल आया हुआ है वो भी करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं तो वो लीव करता जाए, जिसका सवाल है वो पूछ ले। ये सर मेरे दिमाग में एक सवाल है। हाँ पूछो। पूछो सर। देखें, ये जो हमने बचपन से मतलब हम केमिस्ट्री में यही पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए बहुत फेमस है कि उनके हमेशा पॉजिटिव उनका होता चार्ज। एक मिनट, आपका नाम क्या है? अहमद। ठीक है, अब दोबारा पूछना, सवाल क्या पूछ रहे हो? कि हमने यही पढ़ा शुरू से कि ये जो मेटल्स हैं ये हमेशा लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा इलेक्ट्रॉन्स हाँ लूज करते हैं, ठीक है। अब उनका जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है सर। तो अभी जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पढ़ा है, तो ये तो हमने यहाँ पढ़ा कि जो अभी आपने बताया था ईज ऑफ डिस्चार्ज, तो उसमें जो कम रिएक्टिव होता है वो जाता है। हाँ बिल्कुल। इसका बेसिकली मैं आपको तो आपने जी, तो उसका ताल्लुक उससे है ना कि कितना आप जल्दी लूज करते हैं। हाँ देखो, जितना रिएक्टिव मेटल होगा, जितना रिएक्टिव उतनी जल्दी वो आयन को लूज करता है, यानी आयन फॉर्म करता है। तो ऊपर वाले को जाना चाहिए ना? हाँ जी, ये मेरा क्वेश्चन है कि ऊपर वाले को जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जितना रिएक्टिव मेटल होता है उतनी जल्दी वो आयन को फॉर्म करता है, ठीक है? जरा स्क्रीन देखना। K प्लस है, ठीक है? एक जगह K प्लस है और एक जगह H प्लस है। K प्लस जो होगा ना वो आयन फॉर्म करेगा जल्दी, यानी अगर दो एक H प्लस है और एक K प्लस है, दोनों को मौका मिलता है कि मैं आयन बनाऊं अपना, तो K प्लस पहले आयन बना लेगा अपना, बना लिया, ठीक है? जी। इसका मतलब ये है कि K प्लस का जो इंटरेस्ट है वो है आयन बनाने में। K प्लस का किस में इंटरेस्ट है? आयंस बनाने में, ना कि आयन अपना लूज करने में। अब जाता है K प्लस उसके पास और H प्लस भी जाता है, ठीक है? ये आ गया कैथोड, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। इसका इंटरेस्ट है आयन बनाए रखने में, ठीक है? तो ये अपना आयन वापस नहीं करेगा, ये गेन नहीं करेगा, यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा, इसका इंटरेस्ट ही नहीं है वो। इसका इंटरेस्ट है हाइड्रोजन का कि मैं अपना वो आयन खत्म करके एटम में आऊं वापस। समझ आई बात की कि नहीं? अच्छा, यानी कि एटम बनाने में जिसका ज्यादा मतलब होगा, यानी हाँ, जो जितना रिएक्टिव होता है वो उतना ज्यादा आयन बनाने में इंटरेस्टेड होता है, इतनी जल्दी आयन फॉर्म करता है,
ठीक है, या तो वो लूज करेगा या गेन करेगा, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देखते हैं तो हाँ बिल्कुल सही है, इस वजह से वो आयन बन जाएगा, आयन बन जितना जाएगा। ज्यादा रिएक्टिव हो। पोटेशियम एक जगह हाइड्रोजन है, पोटेशियम पहले आयन बनाएगा और वो अपना आयन वापस नहीं करेगा जब तक कोई इससे भी रिएक्टिव चीज ना आ जाए। समझ आ गई? ओके, वो अपना आयन जो है, उसका इंटरेस्ट होता है मैं अपना आयन हमेशा के लिए रखूं। जो रिएक्टिव ज्यादा होगा वो अपना आयन जो है नहीं देगा वापस, जो कम रिएक्टिव होगा वो अपना चुपचाप आयन वापस कर देगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? जी चलो सेट है, ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।